अच्छा जी, पार्ट 1 में हमने देखा था कि आपके लाइफ़ के डिफरेंट लेवल्स क्या-क्या हैं। अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अदरवाइज़ आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप कौन-सी मिस्टेक्स करते हैं और लाइफ़ के कौन-कौन से लेवल्स हैं। आपको पहले एनालाइज़ करना है कि आप लाइफ़ के किस लेवल के ऊपर हैं और पैसे कमाने की राइट अप्रोच क्या हो सकती है, मेरे ओपिनियन से, और हमें इसके पीछे क्यों नहीं भागना चाहिए और स्मार्टली इसको कैसे हम पकड़ सकते हैं। क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया था कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा होता है, कुछ के पास कम होता है, आपके सर के ऊपर से जा रहा है, आपको पता नहीं है कि आपके पास आपकी जेब में क्यों नहीं आ रहा, बाकियों के पास ज़्यादा क्यों आ रहा है। क्योंकि जब आप पाकिस्तान में पैदा होते हैं, आप बचपन से देखते हैं यार उसके पास गाड़ी ज़्यादा है, उसके ज़्यादा गाड़ी बड़ी है, उसका घर बड़ा है, उसका घर छोटा है, वो बहुत ज़्यादा गरीब है, वो बहुत ज़्यादा अमीर है। व्हाई इज़ दैट? आपको लाइफ़ में हर चीज़ को क्वेश्चन करना चाहिए ना, कि ऐसा क्यों है? क्या उनको अल्लाह ने मुख्तलिफ दिमाग दिया है या वो कोई चीज़ डिफरेंट कर रहे हैं? कई दफ़ा आप देखते हैं कि बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, मतलब कि इन अ सेंस ऑफ एकेडमिक एजुकेशन उनके पास नहीं है या कम है, वो बहुत ही ज़्यादा रिच हो गए हैं। और आपके कोई रिलेटिव हैं जिन्होंने पीएचडी की हुई है, वो अभी तक छोटे से किराए के मकान में रह रहे हैं और छोटी-सी नौकरी कर रहे हैं। क्यों? कि वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, स्मार्टली प्ले नहीं कर रहे। वो हर वक़्त प्रिंट होता हुआ पैसा जो कि अनलिमिटेड है, उसको अपनी लिमिटेड एफर्ट से पकड़ने की कोशिश करने में लाइफ के 70 साल गुजार रहे हैं। तो किस अप्रोच को आपको फॉलो करना है? स्टार्ट फ्रॉम पार्ट 1 और ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है। अभी हम छोटी-सी वीडियो देखेंगे, उसके बाद मैं आपको डिफरेंट तरीके की स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स बताऊँगा, लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी फॉलो कर सकते हैं, बल्कि उनको ऐसे ही फॉलो करना चाहिए। जिसमें मैं आपको बताऊँगा लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, मीडियम रिस्क म्यूचुअल फंड्स क्या हैं और हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स क्या हैं। क्यों लोग समझते हैं ये स्कैम है या स्टॉक्स में नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, तो वो मैं आपका जो डर और खौफ है ना, वो ख़त्म करूँगा। क्योंकि जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सपीरियंस हुआ है इस चीज़ का, तो उसको मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करने का एक तरीका ये है कि आप नॉलेज अपनी शेयर करें दूसरों के साथ। वो मैं कर रहा हूँ। अपना पार्ट दे रहा हूँ कि आपके पास अगर ₹500 हैं, 5 लाख हैं या 5 करोड़ हैं, आपने उसको मैनेज कैसे करना है। क्योंकि पैसे कमाना इतना, मतलब सबसे टफ़ेस्ट काम पैसे कमाना है। जब आपने वो हर्डल क्रिएट कर लिया, उससे टफ़ उसको मैनेज करना है। आपने ये 2 काम कर लिए, लेवल 1 लेवल 2 पे आ गए, आप लाइफ़ में लेवल 3 में आना ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलें एक वीडियो देखते हैं क्विकली, उसके बाद मैं आपको डिटेल से म्यूचुअल फंड समझाऊँगा कि वो होते क्या हैं। गोल्ड और स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स में खासकर आपका खुशामदीद। आज मैं बात करूंगा कि कैसे आप इन दोनों को समझ के अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड के बारे में। हाँ, गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो हमेशा वैल्यू में रहता है। जब मार्केट अनस्टेबल होता है, लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं क्योंकि ये एक सेफ हेवन कहलाता है। गोल्ड खरीदने के दो तरीके हैं, फिजिकल गोल्ड जैसे कि कॉइन्स और ज्वेलरी, और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि गोल्ड ईटीएफ्स। गोल्ड ईटीएफ्स आपको बिना फिजिकल गोल्ड रखे गोल्ड की प्राइस मूवमेंट्स का फायदा उठाने का मौका देते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स की। स्टॉक्स या शेयर्स आपको एक कंपनी में ओनरशिप का हिस्सा देते हैं। जब कंपनी प्रॉफिट करती है, आपको डिविडेंड्स मिलते हैं, और जब कंपनी ग्रो करती है, आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है। लेकिन याद रहे, स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल होता है और यहाँ रिस्क भी ज्यादा होता है, इसीलिए डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। आपको अलग अलग सेक्टर्स और कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि रिस्क कम हो। गोल्ड और स्टॉक्स दोनों ही अपने अपने बेनिफिट्स और रिस्क्स के साथ आते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं ताकि वो दोनों वर्ल्ड्स का बेस्ट फायदा ले सके। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप नॉलेज और स्ट्रेटजी से काम लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो लेट्स लुक इनटू म्यूचुअल फंड्स। अभी हम इंट्रोडक्शन देंगे कुछ म्यूचुअल फंड ऑप्शंस का जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं पाकिस्तान में। इसमें कन्वेंशनल फंड होते हैं और एक इस्लामिक फंड होते हैं। कन्वेंशनल फंड वो होते हैं जो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं आपके पैसे, और इस्लामिक फंड वो होते हैं जो सिर्फ इस्लामिक कंपनीज़ के अंदर ही उनको अलाउ होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाके मुफ्ती साहब का फतवा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस जो है वो आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है इनमें। इट्स अप टू यू कि आप क्या चूज़ करते हैं। मेरे हिसाब से तो एक ही चीज़ है। अच्छा, अब हम इसमें डिफरेंट एएमसीज देखेंगे, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं
جس میں سے میں نے 2 چوز کیے ہیں. ایک NBP فنڈس کو چوز کیا ہے میں نے, اور ایک جو ہے المیزان فنڈس کو چوز کیا ہے. تو باری باری ہم ان کا جائزہ لیں گے کہ یہ کون سی ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز جو ہیں AMCs کون سے فنڈز انٹروڈیوس کر رہی ہیں. اب اس میں کچھ میڈیم رسک ہوتے ہیں, کچھ لو رسک ہوتے ہیں, کچھ ہائی رسک ہوتے ہیں. جو ہائی رسک ہوتے ہیں ان کو ایکویٹی فنڈز کہتے ہیں, اور ان میں سے ایک ہے المیزان میوچل فنڈ, AMMF اس کی شارٹ فارم ہے. تو وہاں سے بھی جا کے آپ ڈاٹا دیکھ سکتے ہیں ان کے ریٹرنز. اور دوسرا سرمایہ.pk جو ویب سائٹ ہے, بہت اچھا یہ لوگ ڈاٹا آپ کو شو کرتے ہیں. میں نے خود کافی کچھ سیکھا ان سے, یہ پبلک ڈومین میں اویلیبل ہے ویب سائٹ, آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے سارا ڈاٹا. تو چلیں دیکھتے ہیں المیزان میوچل فنڈ AMMF, جو اس کی شارٹ فارم ہے. یہ ایک ایکویٹی فنڈ ہے جس میں آپ کے پیسے ہائی رسک ایکویٹیز کے اندر انویسٹڈ ہوتے ہیں. تو اگر آپ اپنا بھی بزنس کریں گے تو اس میں بھی آپ کو رسک لینا پڑے گا. تو جو ایکویٹی فنڈ ہیں یہ ہائی رسک ہائی ریوارڈ فنڈ ہوتے ہیں. اس میں کچھ لو رسک ہوتے ہیں فنڈ, جیسے میزان کیش فنڈ ہوتا ہے, اور ایک میڈیم رسک ہوتے ہیں جس کو انکم فنڈز کہتے ہیں. تو اب اس میں ہم باری باری تھوڑا بہت انٹروڈکشن میں دوں گا, اور پارٹ 3 میں آپ کو ڈیپ ڈائیو کرواؤں گا کہ کس فنڈ کی کیا پوزیشن ہے. تو لیٹس ہیو اے لک, کیونکہ زیادہ مجھے انٹرسٹ اس میں ہائی رسک فنڈ میں ہے تو اس کا تھوڑا میں آپ کو بتاؤں گا, اور لو رسک کا بھی انٹروڈکشن دوں گا. جو انڈیکس ٹریکر فنڈ ہے وہ KSE جو ہے ٹریکر, اس کا ٹریک کرتے ہیں انڈیکس, اس کے مطابق پروفٹ اینڈ لاس دیتے ہیں. اور جو منی مارکیٹ فنڈ ہیں وہ لو رسک ہوتے ہیں, جیسے میزان کیش فنڈ ہے, میزان روزانہ آمدنی فنڈ ہے. یہ آپ کو لو رسک ہوتا ہے لیکن یہ لو ریوارڈ, مطلب اس کا آپ کو 8 to 10% تک پر اینم کے حساب سے پروفٹ ملتا ہے آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر. تو آپ نے پورٹ فولیو کیسے کریٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ 3 میں بتاؤں گا. دا گیم آف منی کے ساتھ آپ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو. اس میں آپ کو کمپلیٹ پورٹ فولیو بنانے کا طریقہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ ہے یا 50,000 ہے یا 30,000 ہے, اس کو آپ نے کیسے کس فنڈ میں انویسٹ کرنا ہے. جو بیلنسڈ فنڈ ہے اس میں کچھ پیسے آپ کے ہائی رسک میں رہتے ہیں, کچھ لو رسک میں انویسٹڈ ہوتے ہیں. لیکن جو ایکویٹی فنڈ ہے اس میں سارے جو پیسے ہیں آپ کے وہ ہائی رسک میں ہی رہتے ہیں انویسٹڈ. تو دیکھتے ہیں المیزان میوچل فنڈ کے بارے میں. لیٹس ویٹ انٹل دی ویب سائٹ لوڈز. لیں جی, یہ ہے آپ کا ایکویٹی فنڈ المیزان میوچل فنڈ. ان کا انویسٹمنٹ آبجیکٹیو ہے کہ المیزان میوچل فنڈ آبجیکٹیو از ٹو آپٹیمائز دا ٹوٹل انویسٹمنٹ ریٹرنس بوتھ کیپٹل گینز اینڈ ڈیویڈنڈ انکم تھرو پروڈنٹ انویسٹمنٹ مینجمنٹ. تو اس میں آپ کو کیپٹل گینز بھی ملتا ہے اور ڈیویڈنڈ انکم بھی ملتی ہے. ان کا ایک دن ہوتا ہے جس میں یہ ڈیویڈنڈ پیڈ کرتے ہیں اپنے شیئر ہولڈرز کو. تو اس میں ان کی جو اسٹریٹجی ہے, یہ شریعہ کمپلائنٹ اوپن اینڈ ایکویٹی فنڈ ہے جو پرائمریلی ایکویٹیز میں انویسٹ کرتا ہے. اس میں 70% جو آپ کے ایسیٹ ہیں وہ ہائی رسک فنڈ میں رہتے ہیں, اور جو 30% ہے وہ آپ کا لو رسک کیٹیگری کے اندر انویسٹڈ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے 10,000 روپے کا فنڈ کے اندر انویسٹمنٹ کیا ہے المیزان میوچل فنڈ میں, تو 70% آپ کا جو ہے 7,000 روپے ہائی رسک میں رہیں گے اور 3,000 لو رسک میں رہیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ بالکل زیرو بھی ہو جائے تو بالکل زیرو نہیں ہوگا, آپ کے 3,000 روپے بچ جائیں گے. لیکن موسٹلی جو ہے یہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, اس لیے آپ کو نا لانگ ایکسپوجر لینا پڑتا ہے, 1 سال کا 2 سال کا, ایٹ لیسٹ 6 months کا منیمم. تو لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کبھی نقصان پہ بھی نکلیں. ظاہر ہے اگر آپ کی اپنی شاپ بھی ہے نا, اگر آپ بریانی بیچتے ہیں, چپس بیچتے ہیں, کپڑے بیچتے ہیں, جوتے بیچتے ہیں, کوئی سروس دیتے ہیں, اس میں بھی گھاٹا وعدہ ہو جاتا ہے. تو اس میں گھبرانا نہیں ہے, آپ نے انویسٹڈ ہی رہنا ہے. بلکہ جب لو آئے تو آپ نے زیادہ اس میں انویسٹ اور مزید کر دینا ہے. بہت زیادہ نہیں, مطلب زیادہ کریں گے تو آپ کا جو نقصان پیچھے ہوا ہے وہ ایوریج آؤٹ ہو جائے گا. یہ اس کا ایک چھوٹا سا طریقہ ہوتا ہے. تو اس میں دیکھ لیتے ہیں, یہ ہائی رسک اینڈ ہائی ریٹرن پوٹینشیل ہے, لانگ ٹرم ویلتھ کریشن سولوشن ہے یہ آپ کے لیے, اور ڈائیورسفائڈ ایکویٹی فنڈ ہے دیٹ ایمز فار کیپٹل اپریسیشن بائی انویسٹنگ ان شریعہ کمپلائنٹ ایکویٹی سیکیورٹیز. تو اس میں جو فنڈ فیکٹس ہیں تھوڑا سا ان کو دیکھ لیتے ہیں. ان کا جو فنڈ سائز ہے 11.38 بلین روپیز کا ہے. بینچ مارک یہ KMI 30 کو فالو کرتے ہیں. رسک پروفائل اس کی ہائی ہے, اور یہ ایک اوپن اینڈ فنڈ ہے, اور یہ ایکویٹی کیٹیگری کا فنڈ ہے المیزان میوچل فنڈ. تو اس کے باقی چیزیں دیکھ لیں. فرنٹ اینڈ لوڈ ہوتا ہے اس کا, بیک اینڈ لوڈ آپ دیکھنا چاہیے آپ کو. یہ وہ چیزیں جو آپ کو مطلب 2-4 چیزیں جو آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں ہر فنڈ کے اندر انویسٹ کرنے سے پہلے. تو لیٹ سی کہ اس کی پرفارمنس کیسی گئی ہے. آپ دیکھیں جیسے اس کی پچھلے کافی سالوں کی انہوں نے دی ہوئی ہے, 2015 16 17 سے لے کے. پہلے یہ پلس میں تھا 22%, 15 پہ 23, پھر یہ مائنس میں آ گیا تھوڑا سا, -16, پھر -24% تک بھی گیا. پھر یہ گین اس نے شروع کیا, 3% پہ گین کیا, پھر 32 پہ,
फाइनेंशियल ईयर 2022 में 10.99 पे आया, फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये 74.84 के हिसाब से इंक्रीज़ हुआ। मीनिंग अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया था 1 साल पहले तो वो -2.8 का नीचे आया, 1000 रुपये ऑलमोस्ट वो नीचे गया, 500 रुपये अगले साल उसने 74,000 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट दे दिया। आप 15% प्रॉफिट के अंदर कैपिटल गेंस टैक्स होता है जब आप विड्रॉ करते हैं, आई थिंक मोस्टली या साथ ही कर देते हैं, डिफरेंट AMCs के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि आपको ये देखना होता है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी गई है, पास परफॉर्मेंस, और बाकी ये किन कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया इसने अलमिज़ान म्यूचुअल फंड में, ये काफ़ी अच्छा जा रहा है और काफ़ी टाइम से ये चल रहा है। तो मुझे बैक नहीं करना चाहिए था, वेबसाइट को ही ओपन रखना चाहिए था। चले नो वरीज, जब तक वो लोड होता है हम ट्राई करते हैं कि किसी और फंड को देख लेते हैं। इन द मीन टाइम थोड़ा सा ये टाइम लगा रहा है लोड करने, सॉरी अबाउट दैट। चलें NBP फंड को देख लेते हैं जब तक। NBP फंड भी आपकी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, NBP बैंक की तरह के साथ ये लिंक कंपनी है। उसमें इनके डिफरेंट फंड हैं, बड़ी अच्छी हेडिंग दी हुई हैं जिसके अंदर ये आपको शो कर रहे हैं कि इनके पास आपके मनी मार्केट फंड्स हैं जो कि लो रिस्क फंड्स होते हैं, NBP मनी मार्केट फंड है और NBP गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड है। फिर इनकम फंड्स हैं जो कि मीडियम रिस्क फंड होते हैं, NBP सेविंग फंड है, NBP फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फंड, NBP अपॉर्चुनिटी फंड। तो इसको बारी बारी हम डिस्कस करेंगे, अगली अपने पार्ट 3 में डीप डाइव करेंगे हर फंड के अंदर। एसेट एलोकेशन फंड है जिसको ये NBP सरमाया इजाफा फंड कहते हैं, जिस तरह अलमिज़ान म्यूचुअल फंड था, HBL का मल्टी एसेट फंड है और UBL का UBL एसेट एलोकेशन फंड है। तो ये आपके एसेट्स को एलोकेट करते हैं इन डिफरेंट एसेट क्लासेस। मोस्टली इक्विटीज़ होती हैं, T-bills भी हो सकते हैं, कुछ कैश भी हो सकता है, कोई 90% रखता है। अब जैसे इक्विटी में इसका NBP स्टॉक फंड है, वहाँ पे अलमिज़ान म्यूचुअल फंड था या मिज़ान एसेट एलोकेशन फंड था, जैसे इनका एसेट एलोकेशन फंड सरमाया इजाफा के नाम से है। तो NBP स्टॉक फंड जो है हाई रिस्क फंड है। NBP जो बैलेंस फंड है इसमें 50-50 ऑलमोस्ट होता है या 60-40 में डिवाइड होते हैं आपके एसेट्स, जिसमें कुछ हाई रिस्क में रहते हैं और कुछ लो रिस्क में रहते हैं। तो अगर आपको एक साइड से नुकसान हो रहा है दूसरी साइड से नुकसान कवर हो जाता है आपका, या फ़ायदा हो रहा है तो एक साइड से कम फ़ायदा होता है, दूसरी साइड से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो ये भी अच्छे फंड हैं बैलेंस फंड, लेकिन ये काफ़ी स्लो ऊपर जाते हैं जो मैंने नोटिस किया है। लेकिन ये है कि आपके एसेट सेव रहते हैं, मतलब आपकी जो सरमायाकारी है आपकी इन्वेस्टमेंट सेव रहती है। अब NBP मनी मार्केट फंड जो है इन्वेस्टर अर्न 10% पर एनम प्रॉफिट इन February 2025। इसमें फंड इंफॉर्मेशन में जाके फंड मैनेजर रिपोर्ट देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर आपको ये दिखाते हैं फंड की डिटेल्स, जिसमें आपको सारी इसकी पास परफॉर्मेंस नज़र आती है कि कितना उनका बेंचमार्क था, कितना उसने प्रॉफिट दिया इन्वेस्टर्स को। अब जैसे 2023 में 17.7% के हिसाब से दिया, मीनिंग के एक साल के अंदर उन्होंने 17,500 रुपये तकरीबन आपको प्रॉफिट दिया 1 लाख रुपए के ऊपर, जो कि बहुत अच्छा फंड, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस है कंसीडरिंग कि स्टेट बैंक का जो रेट था वो पहले ज़्यादा था और फिर 2024 जो था उसमें तो रेट बहुत ऊपर था, इस वजह से 22.3 पे गया। रोलिंग 12 मंथ जो है लास्ट 12 मंथ उसमें 17.6% पे गया है। और फाइनेंशियल ईयर टू डेट जो लास्ट ईयर आई थिंक जून से स्टार्ट होता है आई गेस, तो वहाँ से लेके अभी तक ये 15% पे गया और मार्च 2025 में ये 9.7% गया है, जो कि स्टिल ओके है क्योंकि ये लो रिस्क फंड है। इसमें जो प्रॉफिट है उसमें रेट जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है तो उस हिसाब से ये ठीक है। कोई 8% पे आ रहा है, कोई 9% पे, कोई 10 पे, कोई 11 पे और कुछ 12 पे भी आ रहे हैं पर किसी मंथ के अंदर। अब इसमें ये आप देख सकते हैं लॉन्च डेट इसकी क्या थी, 2012 से स्टार्ट हुआ था ये। फंड साइज इसका 110,405 मिलियन रुपीज़ की इनके पास फंड साइज है इनका। ओपन एंड फंड है, डेली इनके टाइमिंग है 2 to 3 बिजनेस डेज में सेटलमेंट होती है। फॉरवर्ड प्राइसिंग है, फ्रंट एंड लोड इनका होता है तकरीबन 0 से लेके 3% तक होता है। मैनेजमेंट फीस इनकी होती है 1.8% ऑफ टोटल एवरेज डेली नेट एसेट्स पर एनम। तो कोई बात नहीं, आप खुद इतने तेज़ होनी है कि आप अपने पैसे को बढ़ा सकें। तो अगर कोई और बंदा आपके पैसे को बढ़ा रहा है आप उसको थोड़ी बहुत फीस दे दें तो इट्स नॉट अ बिग डील। आई थिंक घाटे का सौदा नहीं है क्योंकि प्रॉफिट भी तो आ रहा है ना आपको। तो मैनेजमेंट फीस इनकी है 1.8% ऑफ टोटल एवरेज डेली नेट एसेट्स। आप अगर करंट अकाउंट में पैसे रखेंगे तो ये तो मैनेज कर रहे हैं ना, उसको भी पैसे कमा रहे हैं उससे। अगर आप कहते हैं कि ये सूद है या जो भी है, अगर आप करंट अकाउंट में रखें तो वो उससे पैसे ही कमाते हैं। अगर आप लेते नहीं हैं वो अलग बात है, वो कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, वो बैंक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो आपके पैसे को जो है ना 4 AC लगा के बैठे हुए हैं और आपके पैसे को वो रखवाली कर रहे हैं उसकी, वो फ्री में थोड़ी कर रहे हैं, वो उनको पैसे मिलते हैं इसके। तो डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट है इसकी। मनी मार्केट फंड की T-bills के अंदर है, कैश के अंदर है, मनी मार्केट प्लेसमेंट्स के LOP जिसको बोलते हैं। आई मीन ये सिर्फ इसलिए बताना ज़रूरी है कि आपको इसी
तरीके को देखते हुए हाई रिस्क फंड को जब आप रीड करेंगे अगली वीडियो में, अगले नेक्स्ट पार्ट में, तो आपको आइडिया होगा कि डिफरेंट एसेट जो कंपनीज हैं, इक्विटीज़ हैं, उसमें कैसे इन्होंने डिवाइड किया है। कुछ कंपनी को 70% इशू हुआ हुआ है इंस्ट्रूमेंट, किसी को 50%। तो ये था आपका लो रिस्क एनबीबी मनी मार्केट फंड, और ये थी इसकी परफॉर्मेंस। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड स्टेबल इनकम स्ट्रीम विद प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल बाय इन्वेस्टिंग इन ए एंड अबव रेटेड बैंक्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट जो इशू करते हैं, ये ए रेटेड बैंक्स को इशू करते हैं आपके पैसे, जिसमें से आपको एक स्टेबल रिटर्न मिल जाता है, राइट। अब हम आ जाते हैं एक डिफरेंट फंड के ऊपर। सो लेट्स सपोज एनबीपी स्टॉक फंड है, इसका इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 लाख ग्रू टू 24.5 लाख इन ओनली 8 ईयर्स। वाह, दैट्स अमेजिंग। लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको 8 साल तक वेट करना है। आपको 50% भी वेट करें, 4 साल में विड्रॉ हो जाए, 2 साल में विड्रॉ हो जाए, 6 महीने में विड्रॉ हो जाए, जितना आप ज़्यादा एक्सपोजर लेंगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये मैंने नोटिस किया कि अबव इन्फ्लेशन आपको देती है प्रॉफिट। तो जो अलमीज़ान के इक्विटी फंड हैं वो डिफरेंट किस्म के हैं। मीज़ान इस्लामिक फ़ंड है, अलमीज़ान म्यूचुअल फ़ंड है, और मीज़ान डेडिकेटेड इक्विटी फ़ंड है। एसेट एलोकेशन फ़ंड में मीज़ान एसेट एलोकेशन फ़ंड आ जाता है, और मीज़ान डिविडेंड यील्ड प्लान आ जाता है। ये बहुत अच्छे फंड्स हैं। और इसके अलावा कमोडिटी में आता है मीज़ान गोल्ड फंड, जो कि गोल्ड की प्राइस को ट्रैक करता है। इसमें आपको प्रॉफिट या नुकसान तब होता है जब ये गोल्ड की प्राइस ऊपर या नीचे जाती है। बहुत अच्छा फंड है, आपको फिजिकली गोल्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, खुदा ना खासा चोरी का डर होता है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अप्रैल 2025 मई 2025 में अभी तक इन्होंने इसको दोबारा से ओपन नहीं किया। कुछ वीक्स पहले इन्होंने इसकी सेलिंग बंद कर दी थी, क्योंकि फिजिकल गोल्ड जो था वो उसकी अवेलेबिलिटी कम थी इनके पास। बाकी ये इनके लो रिस्क फंड है, जैसे एनबीपी मनी मार्केट फंड था, इसी तरह मीज़ान का मीज़ान कैश फंड है, और मीज़ान रोज़ाना आमनी फंड है। मीज़ान रोज़ाना आमनी फंड में आई गैस अबाउट 4 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट लेते हैं ये, लेकिन जो मीज़ान कैश फंड है उसमें अबाउट 1,000 से लेके 5,000 रुपये, आई थिंक सो, इतनी इन्वेस्टमेंट करके आपका फ़ंड स्टार्ट हो जाता है। तो आज ये वेबसाइट थोड़ी सी स्लो हुई है, संडे है, आई थिंक कोई मेंटेनेंस वगैरह चल रही होगी आई गेस। नॉर्मली ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, जल्दी लोड हो जाती है, बट इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। लेट्स सी अगर ये ओपन होती है, अदरवाइज हम कुछ और देख लेंगे, नॉट टू वेस्ट आवर टाइम। तो इसके अलावा Samaya.pk देख लेते हैं। ये भी पाकिस्तान की बहुत अच्छी वेबसाइट है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह मैंने काफ़ी कुछ सीखा है इनसे। तो इन्हीं का ऑब्जेक्टिव लेके ही मैं आगे चला कि जो ये फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहे हैं, कुछ फ्री दे रहे हैं, कुछ पेड कोर्सेज हैं इनके, तो ज़रूर कंसिडर करें आप। इनका जो डाटा बहुत अच्छा डाटा है, आपको शो करते हैं 1 मंथ, 1 डे, 30 डेज़, 15 डेज़, आपको सारा डाटा मिलता है। हम मीज़ान से इसको अगर वो करें, फिल्टर आउट करें, तो मीज़ान सॉवरन फंड मॉडरेट रिस्क फंड है, 4.2% का इसने रिटर्न दिया है, और इसमें ईयर टू डेट देख लें 12% है। तो ये इतना अच्छा नहीं किया लास्ट 1-2 महीने से मीज़ान सॉवरन फंड जो है, इसमें से लोगों ने निकाल के मीज़ान कैश फंड में वो ले आए हैं अपने पैसे, क्योंकि इसमें 10.99 देखें रिटर्न आया इसका पर ईयर अभी। तो ये मंथ टू डेट आई थिंक दिखा रहा है। लेकिन ऑलमोस्ट सारे लो रिस्क फंड जो हैं, हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एवरी एएमसी जो है 8 to 12% के दरमियान ही रेट चल रहा है आजकल उनका, किसी में भी आप जाते हैं तो। और सारी एएमसी जो है उनके इसी तरह के फंड डिवाइड हुए हैं, कुछ मनी मार्केट हैं, कुछ इनकम फंड हैं, कुछ एक्विटीज़ हैं, कुछ कमोडिटीज़ हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है, अगर आप खुद इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते तो आप इन चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और फंड मैनेजर आपके लिए काम कर सकता है। वो कहते हैं कि अगर आप घंटे खरीद लें दूसरों के, तो आपके अपने घंटे किसी और जगह यूटिलाइज हो जाएंगे। आपकी एक्सपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट है, एसेट मैनेजर की डिफरेंट है। तो लीव इट टू देम, जिसकी जॉब उसको समझे, ठीक है। तो ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग गाइस। ये था कुछ इंट्रोडक्शन म्यूचुअल फंड्स के बारे में, कि किस किस कैटेगरी के फंड अवेलेबल हैं, इसमें आप को फंड सेलेक्ट कैसे करने हैं, और अपना पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना है। आपने ये भी नहीं करना कि सारे पैसे लो रिस्क में डाल दें, या सारे के सारे हाई रिस्क में डाल दें, या मीडियम में डाल दें। वो मैं सेलेक्ट करने का तरीका बताऊंगा पार्ट 3 में। और देखते रहिए हमारा द गेम ऑफ मनी सीरीज़। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, एंड होपफुली यू विल मेक गुड फाइनेंशियल डिसीजन ऑन टाइम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।